चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में मैं लिखवाऊंगा नहीं, लिखवाऊंगा वो वाला पार्ट लिखवाऊंगा जहां पे जरूरत हो, क्योंकि इसमें लिखवाने वाला ऐसा कुछ है नहीं, सारी चीजें समझने वाली और याद करने वाली है। हाँ, लास्ट में मैं कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको क्या करवा दूंगा, लिखवा दूंगा। जो जो नाम है इसमें बेसिकली आपको कुछ नाम याद करने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नाम का एक टॉपिक आएगा, वो लिखने वाला है, उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको मैं लिखवा दूंगा। जहां पे लिखने वाला पार्ट है, बाकी मैंने नोट्स सारे दे दिए हैं, तो आपको नोट्स में ही सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 की, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। आप देखिए, लास्ट जब हम लोगों ने कभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़े थे चैप्टर नंबर 8 के अंदर, तो मैंने वहां पे आपको डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज के बारे में बताया था, जिन्हें मैंने बोला था पैथोजन। तो बेसिकली उस चैप्टर में हमने पढ़ा था उन एजेंट्स के बारे में जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उन एजेंट्स की या उन माइक्रोब्स की जिनकी वजह से हमें बेनिफिट होगा, मतलब वो माइक्रोब्स जो ह्यूमन वेलफेयर में यूज होंगे, जिनकी वजह से हमें कोई ना कोई कमर्शियली फायदा होने वाला है, जिनको हम लोग यूज करके किसी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी जो हमें पढ़नी है वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। यहां पे हम बात करेंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट को बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो माइक्रोब की बात हमें करनी है वो है बेटा लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बेटा हम लोग सभी घरों में कर्ड फॉर्मेशन करवाते हैं, सभी घरों में क्या होता है, कर्ड फॉर्मेशन होती है। तो कर्ड फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम कर्ड फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हम पुरानी कर्ड में से जो ओल्ड कर्ड हमारे पास होती है, उस कर्ड में से थोड़ा सा पार्ट निकालते हैं और उसे फ्रेश मिल्क के अंदर ऐड कर देते हैं, उसे हम फ्रेश मिल्क के अंदर ऐड कर देते हैं। तो इसमें से जो ये छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ से निकाला और जिसे मैं ले जाके इस मिल्क के अंदर ऐड कर दूंगा, तो उस पार्ट को इनोक्यूलम कहा जाता है। इस पार्ट को क्या कहा जाएगा, इनोक्यूलम कहा जाएगा। और इस इनोक्यूलम में क्या होगा, जो यहाँ पे बहुत सारे लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज थे, उन्हीं कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज को मैंने इस इनोकुलम की फॉर्म में इस मिल्क के अंदर ट्रांसफर कर दिया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जाएंगे तो वो इस मिल्क के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेंगे, और वहां पे क्या होगा, इस मिल्क की कर्डलिंग हो जाएगी। ठीक है, कर्डलिंग का मतलब होता है दही का जमना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क शुरू हो जाएगी। और कर्डलिंग होने की वजह से, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कर्डलिंग होने की वजह से मिल्क की यहाँ पे इसमें जो कर्ड यहाँ पे बनेगी, इस कर्ड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कि इस कर्ड के अंदर आपको विटामिन B12 का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, और दूसरा ये क्या करेंगे, जब हम इस कर्ड का कंजप्शन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग इस कर्ड को कंज्यूम करेंगे तो इसके दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़िया है, इसके अंदर विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 हमारे अंदर आरबीसी प्रोडक्शन को करवाने में रोल प्ले करता है। ठीक है, आरबीसी प्रोडक्शन को करवाएगा विटामिन B12।
और दूसरा काम यहाँ पे क्या होगा बेटा, दूसरा काम यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन या गट में गए, वो जाके बेटा जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करेगा। मतलब उस बात को मैं लिख दे रहा हूं, these bacteria help in checking the population। checking the population का मतलब इनहिबिट करेंगे पैथोजेंस की ग्रोथ का, मतलब वो जो डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरियाज थे उन बैक्टीरियाज को ये बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विल चेक द पॉपुलेशन, चेक पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस। ठीक है जी, ये हार्मफुल पैथोजन की पॉपुलेशन को भी रोकने में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहला हमने बात करी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की, जिसने कर्ड फॉर्मेशन को करवाया था। कर्ड के क्या क्या बेनिफिट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब दूसरी यहाँ पे बात करेंगे हम लोग दूसरे, तो दूसरा हम लोग यहाँ पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ब्रेड फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं या ब्रेड की बात कर लेते हैं। तो पहला बैक्टीरिया हमने लैक्टोबैसिलस पढ़ लिया। अब दूसरा बैक्टीरिया तो नहीं है, दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक ईस्ट है। उस ईस्ट को हम लोग कहते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। देखिए होगा क्या कि ब्रेड हमारी कंट्री के अंदर तो मैं कहूँ आपको हाउस होल्ड में बनता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन विदेशों में घर घर में ब्रेड ही बनता है। हाँ, हमारे देश में रोटियां बनती ना, हम लोग बेसिकली चपाती खाने वाले लोग हैं, हम कहाँ ब्रेड खाते हैं। ब्रेड तो हमारे लिए बेकरी बनाती हैं और भेजती है मार्केट में, हम वहाँ से खरीद के खाते हैं। लेकिन विदेशों में जैसे हमारे घर में चपातियाँ बनती हैं, ऐसे वहाँ पे घरों में ब्रेड बनता है, इसीलिए इसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में रखा गया है। तो ब्रेड फॉर्मेशन करने के लिए क्या किया जाएगा, जो व्हीट फ्लोर होता है उसके साथ में वाटर मिक्स किया जाएगा और सबसे पहले डो तैयार किया जाएगा। डो का मतलब होता है गुंदा हुआ आटा। ठीक है, डोगो तैयार करने के बाद में उसके अंदर ऐड कर देते हैं वो एक ईस्ट, जिसे हम लोग सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है बेकर्स ईस्ट। इसका दूसरा नाम होता है बेकर्स ईस्ट। तो हम क्या करेंगे, हमने एक वेसल लिया, उस वेसल में डो तैयार किया। ठीक है, गुदा हुआ आटा तैयार किया। ये डो था जो मैंने तैयार किया, जिसमें मैंने फ्लोर और वाटर, फ्लोर का मतलब है आटा और वाटर को मिक्स किया और ये डो तैयार कर लिया। और लास्ट में मैंने क्या किया, इनके अंदर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या बेकर ईस्ट को डाल दिया। ठीक है, तो ओवरनाइट इसको मैं छोड़ दूंगा इसी के अंदर, डो के अंदर। अब क्या होगा, इसमें से मैं छोटे छोटे लोब्स तोड़ूंगा और यहाँ पे बने होते हैं हमारे पास में छोटे छोटे आयरन के इस तरीके के कास्क होते हैं। तो इसमें से थोड़ा सा डो मैंने पीस तोड़ा, इसके अंदर डाल दिया। फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरे कास्क के अंदर दूसरे इसमें से छोटा सा डो का पीस तोड़ा, इसमें डाल दिया। सिमिलरली मैं बहुत सारे कास्क जो बने होंगे आयरन के, उनके अंदर ऐसे डोज को डालता चला जाऊंगा। और फाइनली मैं क्या करूंगा, इन कास्क को मैं ओवन के अंदर रख दूंगा। इन कास्ट को क्या करूंगा, ओवन के अंदर रख दूंगा। तो लेटर ऑन क्या होगा, ये जो डो के पीसेस थे ये पफ्ड अप हो जाएंगे और इस तरीके से इस कास्ट की शेप ले लेंगे, ये फूल जाएंगे और इस तरीके से ये क्या है, बिल्कुल कास्ट की शेप में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक ब्रेड लोफ अंदर तैयार हो जाएगा। और ये ब्रेड लोफ कैसे तैयार हुआ, इस ईस्ट ने जब रेस्पिरेशन किया तो उसकी वजह से उस ब्रेड को पफ्ड अप अपीयरेंस मिला। क्या हुआ, जो यहाँ पे ब्रेड था उस ब्रेड के अंदर उसको पफ्ड अप अपीयरेंस मिल पाया, पफ्ड अप अपीयरेंस मिल पाया। क्योंकि और आपने देखा होगा, कभी आपने अगर ब्रेड के स्लाइस को देखा हो तो उसमें छोटे छोटे पोर्स आप देख पाते होंगे, ब्रेड के अंदर आपको छोटे छोटे पोर्स दिखते होंगे। तो वो जो पोर्स यहाँ पे दिखते हैं, वो पोर्स बेसिकली बनते हैं बिकॉज वहां से CO2 इवॉल्व होती है। जो ये ईस्ट है, ये ईस्ट क्या करेंगे, CO2 का
एवोल्यूशन कराएंगे, मतलब वो वहां से CO2 रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ से CO2 जब रिलीज होगी तो उस जगह से वहां पे पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और ब्रेड पफ्ड अप अपीयरेंस आता है बिकॉज ऑफ दिस ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, ठीक है जी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। तो ये दूसरी बात थी हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जो यूज होने वाला प्रोडक्ट था। सबसे पहला मैंने बता दिया कर्ड, और दूसरा आपको याद रखना है क्या, ब्रेड। ब्रेड बना है बेकर ईस्ट की वजह से, कर्ड बनी है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से। अब तीसरी हम लोग यहाँ पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बात करने वाले हैं कि बेटा साउथ इंडिया में, अच्छा जैसे ब्रेड को बनाया जाता है ना, ऐसे ही कुछ डिशेस और हैं, साउथ इंडियन डिशेस हैं जिन्हें बनाने के लिए हम लोग इन ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने इडली सुनी होगी, इडली, इडली हो गया, डोसा हो गया, ये सब, ये सारी की सारी जो डिशेस हैं साउथ इंडियन डिशेस हैं, और इनमें इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है इन्हें बनाने के लिए। तो आपने अगर डोसा खाया हो तो डोसा में भी आपको पोर्स देखने के लिए मिलते हैं, तो वो और इडली में भी होते हैं। वो बेसिकली किस लिए बनते हैं, जैसे ब्रेड के अंदर वो पोर्स बने थे CO2 रिलीज होने की वजह से, इसी तरीके से यहाँ इडली और डोसा के अंदर भी वो बनते हैं बिकॉज वहां से CO2 इवॉल्व होगी या CO2 रिलीज होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे बात रही इसकी इडली और डोसा की। इसी तरीके से कुछ साउथ इंडियन पार्ट में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाई जाती है जिसे हम टॉडी कहते हैं, जिसे हम टॉडी कहते हैं। टॉडी को बिहार वाले रीजन में ताड़ी भी कहा जाता है, ताड़ी, ठीक है। टॉडी को हम लोग बिहार वाले रीजन में इसे ताड़ी कहते हैं। तो टॉडी कैसे बनाया जाता है, जो पाम ट्री होते हैं ना बेटा, पाम ट्री होते हैं, ताड़ के पेड़ हिंदी में कहते हैं इन्हें, पाम का मतलब होता है ताड़। तो ताड़ के पेड़ में क्या किया जाएगा, इनके सेप को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो पाम ट्री से सेप कलेक्ट कर लिया जाता है। सेप कैसे कलेक्ट करा जाता है, तो सपोज करिए ये एक बहुत बड़ा ताड़ का सा पेड़ था, पाम ट्री ऐसे ही तो दिखते हैं, ऐसे तो होते हैं, जैसे नारियल का पेड़ दिखता है ऐसे ही पाम दिखता है। पाम का फ्रूट भी होता है, उसे आइस एप्पल कहते हैं, जेली जैसा होता है, वो साउथ इंडिया में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इस वाले रीजन में क्या किया जाता है, कुछ वेसल्स को बांध दिया जाता है इनके ऊपर ले जाके, और ऊपर वाले रीजन को कट कर दिया जाता है, और उसमें इस तरीके से इसे बांधा जाता है कि यहाँ से जो भी सेप इसके अंदर बनेगा वो सेप इस वेसल के अंदर कलेक्ट होता चला जाता है। फिर लेटर ऑन जो आदमी इसे बांध के ऊपर आया था वही उतार के भी लाएगा। अब इस के अंदर जो ये सेप इकट्ठा हुआ था, इस सेप को फर्मेंट कर दिया जाएगा, और फर्मेंट करने के बाद में उसमें थोड़ी बहुत अल्कोहलिक कंसंट्रेशन या अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है, और उसे ही टॉडी कह देंगे। उसे ट्रेडिशनल ड्रिंक के तौर पे पिया जाएगा और एंजॉयमेंट जो भी उनका होगा वो करते हैं, ठीक है। तो एंजॉय करने के लिए वो लोग टॉडी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरीके से इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, ऐसे ही इंडिया के अलग अलग हिस्सों में क्या किया जाता है बेटा, अलग अलग पार्ट्स में फिशेस को भी फर्मेंट किया जाता है, फिशेस को फर्मेंट करके खाया जाता है। इसी तरीके से बेम्बू जो शूट्स होती हैं, ठीक है, बेम्बू शूट्स को भी फर्मेंट किया जाता है और उन्हें भी खाया जाता है, ठीक है। अब एक हमारे देश की तो डिश नहीं है, जैसे हमारे देश में तो हम खाते हैं, हमारे देसी पनीर होता है, तो पनीर जैसा ही एक होता है, विदेश वाले चीज खाते हैं, चीज। ए बेटे, बेटा पनीर को सड़ा दो चीज बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, पनीर को सड़ा दो तो चीज बनेगा, ठीक है। पनीर इज समथिंग लाइक आपने उसकी वे प्रोटीन्स को और उसके अंदर जो वाटर था उसको निकाल दिया है, तो वो आपका चीज है, वो सॉरी पनीर है। अब उसी को किसी बैक्टीरिया की मदद से थोड़ा सा और सड़ा गला दो तो वो चीज बन जाता है। तो दो तरीके की चीज होती हैं, एक होती है स्विस चीज और एक होती है रॉकी फोर्ट चीज। स्विस चीज आपने कभी देखी हो टॉम एंड जेरी के अंदर, तो वो लोग चीज का एक पीस होता था ऐसे येलो से कलर का, उसमें बड़े बड़े ऐसे होल्स होते थे जिसके पीछे वो लोग लड़ रहे होते थे, ठीक है। जो भी हो, अरे पीस भी तो कट सकता है ट्राइंगल बेटा चीज का, ठीक है, ट्राइंगल जरूरी थोड़ी है मैं ट्राइंगल ही काटूंगा,
तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। यहाँ पे क्या होगा कि पांचवें नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं चीज की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्विस चीज। स्विस चीज, स्विस चीज को बनाने के लिए, स्विस चीज को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मिल्क है उस मिल्क के साथ में एक बैक्टीरिया होता है जिसका इस्तेमाल करेंगे, और उस बैक्टीरिया का नाम होगा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। उस बैक्टीरिया का नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो इस बैक्टीरिया का ये इस्तेमाल करते हैं स्विस चीज़ को बनाने के लिए, और ये बैक्टीरिया इस चीज़ की फॉर्मेशन करवाएगा, और वो जो चीज़ के अंदर भी लार्ज होल्स वहाँ पे होंगे वो भी गैसेस इवॉल्व होने की वजह से बनते हैं। तो जो लार्ज होल्स आपको चीज में देखने के लिए मिलते हैं, दे ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द चीज। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और चीज होती है रॉकीफोर्ड चीज। रॉकीफोर्ड चीज, अब रॉकीफोर्ड चीज कैसे बनाई जाती है, आप क्या करें, नॉर्मल चीज को लें और नॉर्मल चीज को लेके उसको थोड़ा सा और राइपन करवाएं एक पर्टिकुलर फंगस की मदद से, जिससे उसमें एक पर्टिकुलर फ्लेवर और टेक्सचर आएगा, मतलब सड़ाने के बाद, तो उसे वो खाएंगे। ठीक है, तो वो जो फंगस वहां पे जिससे सड़ाया गया उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। ठीक है, और पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी से नॉर्मल चीज को जब राइपन किया उससे उसका फ्लेवर एनहांसमेंट हुआ, उसमें एक पर्टिकुलर टेक्सचर आया, और उस चीज को कहा जाएगा रॉकीफोर्ड चीज। उस चीज को हम कह देंगे रॉकीफोर्ड चीज। तो नॉर्मल चीज को मैंने फर्दर और राइपन करा दिया किसकी मदद से, विद अ फंगस दैट इज नोन एज पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। और इससे क्या हुआ, उस चीज के अंदर एक टेक्सचर और फ्लेवर ऐड हुआ, और इसे होने से क्या हुआ बेटा, जो चीज यहां पे तैयार हुई उसको मैं कह दूंगा रॉकीफोर्ड चीज। रॉकीफोर्ड चीज। ठीक है, तो आपने नॉर्मल चीज बनाई प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी की मदद से, और दूसरी आपने चीज बनाई किसकी मदद से, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी की मदद से। ठीक है, ये तो रही बात इनकी। अब हाउस होल्ड प्रोडक्ट तो आपका हुआ खत्म, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में तो इतनी ही बात पढ़नी थी। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, कि इंडस्ट्रियल लेवल पे किस चीज को बनाया जा सकता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं नया टॉपिक इसी के अंदर, दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर हम माइक्रोब्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली हम बात जिसकी करने वाले हैं वो है बेटा अल्कोहल प्रोडक्शन, या फर्मेंटेड बेवरेजेस की हम बात कर लेते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा फर्मेंटेड बेवरेजेस में, जिस तरीके से बेकरी में यूज हो रही थी बेकर सेस्ट, इसी तरीके से जहाँ पे ये बेवरेजेस बनाई जाती हैं उन्हें ब्रिवरीज कहा जाता है, उन्हें
ब्रिवरीज कहा जाता है। और ब्रिवरीज में जो यूज होती है ईस्ट, उसे कहते हैं ब्रीवर्स ईस्ट, ब्रीवर्स ईस्ट। और ये जो ब्रीवर्स ईस्ट है ये वही बेकर ईस्ट थी, सैक्रोमाइसेस सेरेविसई। ठीक है, दोनों ही ईस्ट सेम है, बेकर ईस्ट और ब्रीवर ईस्ट दोनों ही एक बात है, आपको वहां पे अलग अलग नाम याद नहीं करना है, सेम नाम है। तो यहाँ पे ब्रीवर ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसेस, सैक्रोमाइसेस सेरेविसई। ठीक है, सैक्रोमाइसेस सेरेविसई। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे बेटा कोई भी रॉ मटेरियल लिया जाता है जिसकी मदद से अल्कोहल बनाई जाएगी। अब रॉ मटेरियल डिपेंड करेगा कि किस चीज को आप बना रहे हो, मतलब किस प्रोडक्ट का बना रहे हो। जैसे आप अगर बियर बनाओगे तो आपको स्टार्च रिच कंपाउंड लेना होगा, अगर वाइन बनानी है तो आपको फ्रूट जूसेस लेने हैं जैसे ग्रेप जूस। ठीक है, और अगर आपको हाई अल्कोहल कंसंट्रेशन वाले प्रोडक्ट बनाने हैं तो आपको अलग अलग मटेरियल लेना पड़ेगा, लेकिन वहां पे ध्यान एक चीज का रखना पड़ेगा, वो है डिस्टिलेशन प्रोसेस का। मैंने आपको लास्ट क्लास मतलब पहले कभी बताया भी था कि इन फर्मेंटेड बेवरेजेस को या अल्कोहल को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक कैटेगरी होती है जिन्हें कहा जाता है बेवरेजेस, बेवरेजेस होते हैं जिनमें लो कंसंट्रेशन अल्कोहल होता है, मतलब जिनमें 5 से 15% तक अल्कोहल होता है, उन्हें हम बेवरेज कहते हैं। बेवरेज में आते हैं जैसे बियर हो गया और वाइन हो गया, और ये सारे के सारे बिना डिस्टिलेशन के बनेंगे। और दूसरी होती है जिन्हें मैंने कहा था स्पिरिट्स, स्पिरिट्स होती हैं जिनके अंदर 40 से 50% तक अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, और ये आपके अलग अलग नामों से बिकती हैं, जैसे ब्रांडी, विस्की, रम, सारी चीजें इसी के अंदर कंसीडर करी जाती हैं। ठीक है, और ये सब विद डिस्टिलेशन बनेंगी। ये मैंने आपको बताया क्या, ये बनेंगी विदाउट डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन नहीं है तभी इनके अंदर अल्कोहल कंसंट्रेशन कम है, और ये बनी है किसमें, डिस्टिलेशन होके, इसी वजह से इनके अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी होती है। तो विद डिस्टिलेशन ये बनती है बेटा, विद डिस्टिलेशन इनका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, डिस्टिलेशन की मदद से ये बनाई जाएंगी। ठीक है, अब रॉ मटेरियल मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जा सकता है। बेसिकली फ्रूट जूसेस को यूज किया जा सकता है, किसी सीरियल को यूज किया जा सकता है, केन शुगर को यूज किया जा सकता है, केन शुगर का जो जूस होता है, गन्ने का जूस, उसको यूज किया जा सकता है। इन सारी चीजों को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करके अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, और अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए इनके पास में एक स्पेशल वेसल्स होती हैं, उन वेसल्स में ये सारा काम होगा, और उन वेसल्स को हम फर्मेंटर कहते हैं। फर्मेंटर कहते हैं क्योंकि ये जो अल्कोहल का प्रोडक्शन है ये बिना फर्मेंटेशन हुए नहीं हो सकता, और इन फर्मेंटर्स के अंदर ही, इन्हीं फर्मेंटर्स के अंदर इन फ्रूट जूसेस को रखा जाएगा, और इन्हीं के अंदर ये बेकर ईस्ट, सॉरी ब्रीवर्स ईस्ट भी रखी जाएगी, और ब्रीवर्स ईस्ट यहाँ पे डिवाइड करेगी, और यहाँ पे जो इसके अंदर ग्लूकोज या जो शुगर थी, उस शुगर को ये कन्वर्ट कर देगी इथेनॉल के अंदर। इसी शुगर के अंदर, इसके अंदर जूसेस के अंदर जो प्रेजेंट शुगर थी उसको ये किस में कन्वर्ट कर देगी, इथेनॉल के अंदर, या अल्कोहल का प्रोडक्शन करवा देगी। और इसी अल्कोहल को हम डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन कैसे कर देते हैं, तो ध्यान से समझना मेरी बात। डिस्टिलेशन कैसे किया जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर से जो भी हमने यहाँ पे फर्मेंटेशन हो गया, फॉर एग्जांपल इसके अंदर फर्मेंटेशन हो गया, तो फर्मेंटेशन होने के बाद में इसमें ऐसा तो नहीं है कि प्योर फॉर्म में अल्कोहल ही अल्कोहल घूम रही है। अरे अल्कोहल के अलावा बहुत सारे ईस्ट जो डेड हो चुके हैं वो भी होंगे, बहुत सारे ईस्ट के अदर मेटाबोलाइट्स होंगे, बहुत सारे अदर रॉ मटेरियल होगा जो अभी फर्मेंट नहीं हुआ होगा। तो आपको तो चाहिए बिल्कुल प्योर फॉर्म में। तो बेसिकली क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन करने के बाद में
इसको सारे मटेरियल को स्पेशल वेसल में निकाला जाता है, मतलब वो एक चैम्बर्स ही होते हैं। तो उन चैम्बर्स में क्या किया जाएगा, इस सारे प्रोडक्ट को लेके बहुत हीट कर दिया जाता है। हीट करने से क्या होगा, यहाँ से वेपर्स बनेंगे और वो वेपर्स को क्या किया जाएगा, उन वेपर्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो वेपर्स को कलेक्ट करके यहाँ पे जो आएगा वो एक्चुअल में अल्कोहल है। और ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये है डिस्टिलेशन करना, ये है प्रोसेस डिस्टिलेशन करना है जी। घर पे बन जाएगी, करके देख लेना बना के, ठीक है। ये जो आई है ये एक्चुअल में अल्कोहल है, और जो कच्ची शराबें बनाई जाती हैं वो ऐसी बनाई जाती हैं, तैयार करी जाती हैं वहाँ पे, ठीक है जी। तो उसमें बेसिकली वो रॉ मटेरियल के तौर पे शुगर केन जूस को यूज करते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन करने के बाद में वो उसका अपने आप ही देसी तरीके से डिस्टिलेशन करते हैं। उसे पीने के बाद में कभी कभी वहाँ पे एक्चुअली वो लोग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते या स्टैंडर्ड टेक्निक या प्रोसीजर का इस्तेमाल नहीं करते, तो कभी कभी वहाँ पे टॉक्सिन्स बन जाते हैं, और कभी कभी गलत अल्कोहल, इथाइल की जगह मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, और लोग उसे पी के अंधे होके मर जाते हैं, ठीक है। तो ये ये रही बात इसकी अल्कोहल प्रोडक्शन की। अब इसी तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पे, इसी तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा जो मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाएगा वो है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक्स की हम बात कर ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स की हम बात कर ले रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स को कैसे बनाया जाता है और एंटीबायोटिक के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी होगी। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन की तो हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में है। तो एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी हुई बेटा, इसको करने का क्रेडिट जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इन्होंने ये जो डिस्कवरी की थी ये एक चांस डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो डिस्कवरी की थी ये क्या थी, एक चांस डिस्कवरी थी। चांस डिस्कवरी का मतलब क्या है, गलती से होने वाली डिस्कवरी। जैसे तुम लोग के कभी कभी गलती से नंबर आ जाए, मतलब तुमने मेहनत ना करी हो और तुम्हारे टेस्ट में अचानक से 40 में से 40 आ गए, तो तुम खुद ही सोचते हो कि यार ये तो गलती से हो गया। इसी तरीके से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी गलती से ये डिस्कवरी की थी। अब कैसे की थी, गलती कैसे हुई मैं बता देता हूँ। गलती ऐसे हुई होगी, ये बेसिकली काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे जिस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई। अब ये जो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया था, इस स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ये कल्चर तैयार करते थे, और वहां पे ये कल्चर तैयार करके इस तरीके से पेट्री प्लेट में, पेट्री प्लेट के अंदर इस तरीके से बैक्टीरियल कॉलोनीज बन के आ जाती थी, ठीक है। इस तरीके से बैक्टीरियल कॉलोनीज बन के आ जाती थी, ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, किस दिन हो सकता है इनको कहीं जाना हो, इनकी बीवी को शॉपिंग कराने ले जाना हो सकता है कुछ काम आ गया हो, किसी दोस्त के साथ ये नाइट आउट करने चले गए हो, कुछ भी हो सकता है इन्होंने मन कर रहा हो नेटफ्लिक्स देखने का, तो बोला नहीं भाई बहुत दिन हो गए काम करते हुए, मैं कुछ काम करूंगा अलग। तो ये क्या हुआ, जनरली अपने लैब में जब काम करते थे तो अपनी पेट्री प्लेट को वॉश करके जाते थे, नॉर्मली वॉश करके जाते, बहुत बढ़िया वॉश करके जाते थे। उस दिन सैटरडे की नाइट थी, हो सकता है लंबे टूर पे चले गए हो कहीं, तो ये अपनी पेट्री प्लेट्स को धोना भूल गए और सोचा कि यार अब तो जा रहा हूँ, पहले चिल करूंगा और उसके बाद आके जब मंडे को आऊंगा तो अपने आप देख लूंगा, धो धा लूंगा। तो आलस की वजह से इन्होंने नहीं धोई पेट्री प्लेट्स। अब वो आए जी मंडे को वापस लौट के, सैटरडे को गए थे तो मंडे को वापस आए। अब उन्होंने आके लैब में क्या देखा, उन्होंने ये पाया कि जहां उस पेट्री प्लेट के अंदर कुछ कुछ जगह पे फंगस की मोल्ड ग्रो कर रखी है, कुछ कुछ जगह पे फंगस की मोल्ड ने ग्रो किया हुआ है, और जहां जहां फंगस की मोल्ड ने ग्रो किया हुआ है उसके एक पर्टिकुलर डायमीटर में बैक्टीरिया ने ग्रो किया। बैक्टीरिया थोड़े दूर ग्रो हो रहे हैं, जहां जहां पे फंगस ग्रो कर रही है
वहां पे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही, उससे दूर ही बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। और बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, बैक्टीरिया की भी ग्रोथ है, लेकिन उस जगह पे ग्रोथ नहीं है जहां पे फंगल मोल्ड जो थी वो ग्रो कर रही है, और उसके पर्टिकुलर एक डायमीटर के अंदर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो इन्होंने लेटर ऑन थोड़ा इसके ऊपर थोड़े आश्चर्यचकित हुए इस बात को देख के, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है ना। ही वाज टोटली सरप्राइज कि भाई ऐसा क्या है, फंगस मोल्ड ऐसा कुछ क्या बना रही है कि ये बैक्टीरिया इसके पास इस जगह पे क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, यहाँ पे क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, और फंगस के ऊपर ही क्यों नहीं ग्रो कर रहे, फंगस क्यों ग्रो कर रही है, और जहां जहां फंगस ग्रो कर रही है उसी के दूर दूर क्यों है, इससे पास क्यों नहीं आ रहे, आपस में फ्रेंडशिप क्यों नहीं कर रहे बैक्टीरिया और फंगस। बड़े चिंतित हुए इस बात को लेकर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर ये किया कि यहाँ पे ये जो फंगस थी, ये जो फंगस मोल्ड थी जो ग्रो कर रही थी, और ये जो स्टेफाइलोबैक्टीरिया था, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की कॉलोनीज थी, तो ये इसलिए यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रही थी क्योंकि यहाँ पे फंगस कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा था जो मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते, जो मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते, मतलब वो मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया को चाहते नहीं थे कि तुम सरवाइव करो। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये इन बैक्टीरियाज को मारने के लिए उस मॉलिक्यूल को बना रहे थे, और उसके लिए ही नाम दे दिया गया एंटी और बायोस। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोस मतलब लाइफ। तो अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया जो भी मॉलिक्यूल बना उसे एंटीबायोटिक नाम दे दिया गया। अब शुरुआत में जिस फंगस को यहाँ पे इन्होंने देखा था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। तो यहाँ पे शुरुआत में पेनिसिलियम नोटेटम में तो इन्होंने डिस्कवर कर लिया था एंटीबायोटिक को, लेकिन दो साइंटिस्ट और आए थे, अंस चेन और हार्वर्ड फ्लोरे। क्या नाम था उनका? अंस चेन और हार्वर्ड फ्लोरे। तो चेन और फ्लोरे इन दोनों ने बताया कि हम लोग किस तरीके से इफेक्टिव प्रोडक्शन कर सकते हैं एंटीबायोटिक का, ठीक है, पोटेंटली हम किस तरीके से एंटीबायोटिक का लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं, उस बात को बताया किसने? चेन ने और फ्लोरी ने। फ्लोरी और चेन ने बता दिया उस बात को कि हम कैसे एंटीबायोटिक को लार्ज स्केल पे बना पाएंगे। लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए जिस फंगस का इस्तेमाल किया गया वो फंगस नोटेटम नहीं थी, पेनिसिलियम तो थी लेकिन नोटेटम नहीं थी, उसका नाम था पेनिसिलियम क्राइजोजेनम। क्या नाम था जी? पेनिसिलियम क्राइजोजेनम, ठीक है, पेनिसिलियम क्राइजोजेनम। और इसी चीज के लिए इन तीनों को, फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरे को, इन तीनों को इसी काम को करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज से इन्हें नवाजा गया क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे बहुत बड़ा काम किया था। ठीक है, अब चाहे गलती की हो चाहे करी हो, कर तो दिया। आप गलती से नंबर लाएं या चीटिंग करके लाएं, टॉप तो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही इनके साथ है। आप कुछ भी करें है, आप चाहे चीटिंग करके 1 रन से जीत जाएं, जीत तो गए, ठीक है। तो इन्होंने ये तो काम किया। और बेसिकली देखो मेरी बात सुनिए, उस समय पे एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होना एक बहुत रिवोल्यूशनरी काम था। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में बेटा जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उनकी बहुत क्विक रिकवरी हो पा रही थी इस एंटीबायोटिक की वजह से। मतलब जो वुंडेड सोल्जर हुआ करते थे उन वुंडेड सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक के सॉल्यूशंस बॉटलों में भर भर के भेजे जाते थे और उनका इस्तेमाल किया जाता था। और उस टाइम पे आप ये समझिए कि ये एक तरीके से मतलब अमृत ही समझो एंटीबायोटिक को उस टाइम पे, क्योंकि देखिए क्या था, शुरुआत में एंटीबायोटिक जब हुई तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। इफेक्टिव क्यों थी? क्योंकि जो बैक्टीरियाज थे वो बहुत सेंसिटिव थे इनसे, ठीक है, बहुत सेंसिटिव थे।
तो जब लगाया जाता था तो इनसे किसी भी बीमारी के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करती थी। तो ऑब्वियसली बात है, जो चीज इतना स्ट्रांगली इफेक्ट कर रही है तो रिवोल्यूशनरी चीज है, और उसके लिए नोबेल प्राइज मिलना है, कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने बड़ा छोटा काम किया था, बड़ा काम था। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने जब इनका मिसयूज किया मतलब जब और ज्यादा हम लोगों ने एंटीबायोटिक को लगातार खाते रहे, जबरदस्ती किसी बात में एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया थे वो हो गए रेजिस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का नेचुरल सिलेक्शन हो गया, और नेचुरल सिलेक्शन होने की वजह से आज की डेट में जो बैक्टीरिया हैं वो सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने की वजह से आज की डेट में एंटीबायोटिक्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाता, मतलब करते हैं लेकिन बैक्टीरिया के ऊपर वो असर नहीं शो करती। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये तो रही बात एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ हम और अलग अलग जो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उन्हें हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिन्हें माइक्रोब्स की मदद से बनाया जा सकता है। इसकी एक लिस्ट है जो मैंने आपको नोट्स में दी हुई है, और उस लिस्ट में आप लोग देख लेंगे सारी चीजों को। तो और बेटा इसमें चैप्टर में देखो आपको ज्यादा चीजें नाम ही याद करने हैं, ज्यादा आपको ये नाम ही याद रखने हैं। आपको अगर क्वेश्चन मिलेंगे भी तो मैच ऑफ द फॉलोइंग करके दे देंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 सोर्स दे देंगे या बैक्टीरिया का नाम दे देंगे, मिला के बताओ कौन किस में यूज होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो आपको उसकी एप्लीकेशन देंगे, 4 बैक्टीरिया का नाम दे देंगे या 4 पैथोजन का नाम दे, पैथोजन कह रहा हूँ, 4 अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम दे देंगे, उन चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से आपको एक चूज करना होगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? तो यहाँ पे अगला है कि हम लोग माइक्रोब्स को कैसे यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन करने में, ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन करने में। अब यहाँ पे मैं लिस्ट तैयार कर दे रहा हूं। सबसे पहला सिट्रिक एसिड, इस सिट्रिक एसिड को हम किस माइक्रोब की मदद से बनाते हैं। तो याद रखना कि सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए हम एक फंगस का इस्तेमाल करेंगे, और उस फंगस का नाम है बेटा एस्परजिलस नाइगर। उस फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर। इस एस्परजिलस नाइगर की मदद से हम क्या करेंगे बेटा, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा यहाँ पे नाम याद रखना होगा आपको बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई, जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। तीसरा है यहाँ पे जिसे हम कहेंगे बेटा ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड को बनाने के लिए भी हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम। ठीक है, चौथे नंबर पे हम लैक्टिक एसिड की बात कर लेते हैं कि लैक्टिक एसिड को हम किससे बनाएंगे। तो ये भी एक बैक्टीरिया से बनाया जाएगा जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, या लैक्टोबैसिलस कह सकते हैं आप, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी आप इसे कहेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड में सबसे पहला सिट्रिक एसिड है, वो फंगस की मदद से बन रहा है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक एसिड को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया है जिसे हम कहेंगे एसिटोबैक्टर एसिटाई। तीसरे नंबर पे है ब्यूटारिक एसिड जो बैक्टीरिया की मदद से बनाया जा रहा है, और उस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। और चौथे नंबर पे लैक्टिक एसिड है जो कुछ बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है, जिन बैक्टीरिया के ग्रुप को हम लोग लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहेंगे। अब अगली बात हम लोग कर ले रहे हैं, अगली बात जो हम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपको दो ऐसे कुछ एंजाइम्स के नाम दिए हुए हैं जिन एंजाइम का सोर्स नहीं बताया हुआ लेकिन उनकी एप्लीकेशंस बताई हुई हैं। तो सबसे पहला इधर देखिए, सबसे पहला इन्होंने कुछ मॉलिक्यूल के नाम दिए हुए हैं। एक है लाइपेज,
लाइपेज, और दूसरे हैं प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस। प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस, अब ध्यान से समझना इनमें क्या है बेटा। जो लाइपेज है इनके सोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ना इनके सोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है कि इन्हें कहां से निकाला गया। तो ये तो आपको याद नहीं करना, केवल आपको याद करना है इनकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है, इन्हें कहां इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेटा लाइपेजेस को यूज किया जाता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, इनको यूज किया जाता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में। अब डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में क्या किया जाएगा, लॉन्ड्री इंडस्ट्री के अंदर, लॉन्ड्री इंडस्ट्री के अंदर जो भी बेटा ऑयल के या ग्रीस के स्टेन के साथ में क्लॉथ आते हैं जिनमें से उन दाग को निकाल पाना मुश्किल है, उन दागों को निकालने में लाइपेज अगर हम डाल देते हैं तो वो दाग इजीली साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ड्री इंडस्ट्री के अंदर इनका सबसे ज्यादा यूज है। ये क्या करेंगे, ये रिमूव करने में मदद करते हैं बेटा, रिमूव डार्क ऑयली स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ, कपड़ों से गंदे ऑयली स्टेन्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाइपेज का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस का। प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस का भी सोर्स आपको नहीं पता करना, केवल एप्लीकेशन याद रखनी है। और इसकी एप्लीकेशन ये है कि बेटा ये जो बॉटल्ड जूस होते हैं उनको क्लैरिफाई करने का काम करता है। आप अगर घर में जूसेस को निकालेंगे तो वो जूसेस क्या होंगे आपके, उनके अंदर सेडिमेंट्री पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा, उनके अंदर सेडिमेंट्री पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप देखेंगे। और आप घर के जूस को और मार्केट के जूस को, जो इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में बन के आया है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको जो इंडस्ट्रियल या बॉटल्ड जूस मिलेगा वो ज्यादा क्लीन मिलेगा आपके हाउस होल्ड जूस के मुकाबले। वो इसलिए इतना ज्यादा क्लैरिफाइड या क्लीन होगा क्योंकि उनके अंदर इन एंजाइम्स को यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। ठीक है जी, तो उनमें सेडिमेंट्री पार्टिकल कम से कम होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस क्या करेंगे, ये बेटा क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, ये क्लैरिफाई करते हैं बॉटल्ड जूसेस को, क्लैरिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, बॉटल्ड जूसेस को, फ्रूट जूसेस को क्लैरिफाई करते हैं। तो ये तो दो ऐसे एंजाइम्स के नाम दिए थे। अब इसी तरीके से अब हमें 3 बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बताएं, उनके सोर्स भी याद रखने हैं और उनकी आपको एप्लीकेशन भी याद रखनी होगी। अब वो सोर्स और एप्लीकेशन क्या है, तो आइए शुरू करते हैं उसके बारे में भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहला जो नाम आपको याद रखना होगा वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और इस स्ट्रेप्टोकाइनेज को निकाला जाएगा या इसका सोर्स होगा बेटा स्ट्रेप्टोकोकस, इसका सोर्स होगा स्ट्रेप्टोकोकस। ये स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, इस चीज का याद रखना कि ये स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, एक बैक्टीरिया है। और ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है इसकी एप्लीकेशन ये है बेटा कि ये क्लॉट बस्टर के तौर पे यूज किया जाता है, ये क्लॉट बस्टर के तौर पे यूज किया जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी क्लॉट को बस्ट मतलब तोड़ने की बात है। तो ये कहाँ पे यूज किया जाएगा, सपोज करिए किसी पर्सन को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है, किसी पर्सन को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन को हम लोग हार्ट अटैक भी कहते हैं, इस चीज को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। अब ये हार्ट अटैक होने का रीजन क्या होता है, तो इस बात को ऐसे समझिएगा कि ये रहा आपका हार्ट
और इस हार्ट के अंदर बेटा ब्लड पहुंचाने के लिए, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट ब्लड पहुंचाता है तो किसके थ्रू पहुंचाएगा, आर्टरीज के थ्रू, और लाने का काम वेन करती है। इसी तरीके से हार्ट के अंदर जो लगातार काम कर रहा है उसको खुद को भी तो ब्लड की सप्लाई चाहिए भाई, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? तो हार्ट को खुद को जो ब्लड पहुंचाते हो, हार्ट से हार्ट के वॉल्स तक जो ब्लड पहुंचाती हो, उन्हें हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी का नेटवर्क हार्ट की वॉल में फैला होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये हार्ट की वॉल्स को, पूरे हार्ट मस्कुलेचर को क्या पहुंचाने का काम करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और इसी तरीके से लेके जाने का काम करती हैं कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स जाके जिस जगह पे ओपन होती है उसे कोरोनरी साइनस कहते हैं, और कोरोनरी साइनस जहां पे ओपन होगा उसे राइट एट्रियम कहते हैं। ठीक है, तो अब बात ये नहीं है, बात ये है कि सपोज करो किसी के इस हिस्से में क्लॉट बन जाता है। क्लॉट कैसे? ये रही आर्टरी, इसका अंदर का ल्यूमन, और इस ल्यूमन के अंदर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए ऐसे करके अंदर। अब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाने की वजह से इसमें आ जाती है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज आ जाए मतलब ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, आगे ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा, यहाँ पे बीच में क्लॉट बन चुका है। अब ये क्लॉट किसी भी कारण से बन सकता है, या तो फैट या लिपिड या कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, क्लॉट बन गया। तो क्लॉट बन जाने से क्या होगा बेटा, ब्लड की सप्लाई आगे वाले हिस्से में जहां तक वो लेके जा रही होगी उस हार्ट की मस्कुलेचर को नहीं मिल पाएगा, और उस हार्ट मस्कुलेचर को जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो वो टिश्यू डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से छाती में दर्द होगा और वो डैमेज टिश्यू फाइब्रस सिस्ट बना लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सपोज करो कोई मेजर वेन थी, या सॉरी मेजर आर्टरी थी, अब इससे पूरी सप्लाई इधर इतने पार्ट की अफेक्ट हो जाए और इतनी रीजन में शुरुआत में ही हो जाए वो क्लॉट, तो पूरा का पूरा आधा सा हार्ट डैमेज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसकी डेथ होगी नहीं होगी? तो अगर मायोकार्डियल इंफेक्शन किसी को होता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए तो वहां पे सबसे पहला इंजेक्शन जो उसे लगाया जाता है वो होते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन, क्लॉट बस्टर का। ये क्लॉट बस्टर बेसिकली क्या करेगा, ये क्लॉट बस्टर इसके क्लॉट को ऐसे करके रिमूव करने में मदद कर देता है। तो अगर यहाँ पे क्लॉट नहीं रहेगा तो आराम से ब्लड का फ्लो हो जाएगा, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? क्या है इसका फंक्शन? क्लॉट बस्टर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं किस चीज को, ब्लड क्लॉट को। ब्लड क्लॉट को किसमें, मायोकार्डियल इंफेक्शन वाले पेशेंट्स में जिनको हार्ट अटैक हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब दूसरी बात समझिए, इसी तरीके से दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो आपको पढ़ना है, जो दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आपको पढ़ना है वो है जिसे हम कहते हैं बेटा साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स अगर हम बात करें तो इसका सोर्स होता है बेटा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बेटा साइक्लोस्पोरिन ए को निकाला जाएगा। ठीक है, अब ये साइक्लोस्पोरिन ए का अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं कि इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, तो बेटा इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये काम करता है एज इम्यूनोसप्रेसेंट। ये क्या काम करेगा, इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करेगा। इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब क्या है, इस बात को आप ऐसे समझेंगे, दो पर्सन थे, एक पर्सन था ए और दूसरा पर्सन था बी। अब सपोज करो बी वाले का किडनी फेलियर हो जाता है, बी का किडनी फेलियर हो जाता है। अब किडनी फेलियर वाली कंडीशन में इसका जो दोस्त ए था उसने बोला कि ठीक है भाई मैं एक किडनी तेरे को डोनेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक किडनी उसके अंदर डोनेट कर दी गई, मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, इससे किडनी को निकाला और इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसप्लांटेशन करवाया। क्या करवाया, ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन को करवाने के बाद में क्या होगा, जो ये बी था, इस बी की जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थी, ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थी जिसमें हमारी टी
जो टी सेल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से टीसी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट या टीएच, ये सेल्स क्या करेंगी, वो इस बाहर से इस दूसरे पर्सन से लगाई गई किडनी को नॉन सेल्फ कंसीडर कर सकती हैं, और नॉन सेल्फ कंसीडर करके ये टी हेल्पर या टी साइटोटॉक्सिक सेल इस नॉन सेल्फ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो अगर इस बी पर्सन के इम्यून सिस्टम को या इसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को अगर हमने सप्रेस नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर जो लगाया गया ग्राफ्ट था या ट्रांसप्लांट जो किया गया ऑर्गन था, उस ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो जाएगा। अगर हमने इसकी इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं किया तो क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस बी पर्सन के अंदर साइक्लोस्पोरिन ए, मतलब इसको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, टैबलेट की फॉर्म में आती है ये साइक्लोस्पोरिन ए, इसे जिंदगी भर खानी पड़ेगी, लाइफ टाइम खाएगा। क्यों खाएगा, ताकि इसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या रहे, कम सप्रेस रहे। तो ये ग्राफ्ट जो उसकी बॉडी में है वो सरवाइव कर पाएगा, एक्सेप्टेंस उसकी हो पाएगी, वो जिंदा रह पाएगा। नहीं रहेगा तो किडनी भी डैमेज, दूसरा वाला गुस्सा करेगा, यार तुझे मरना था तो ऐसे ही मर जाता, मेरी भी किडनी लेके मरा। अब मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये तो रही बात इसकी बेटा साइक्लोस्पोरिन ए की, ठीक है जी। तो साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में याद ये रखना है कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बेटा ये एक फंगस है, ये एक फंगस है, ठीक है, ये एक फंगस है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हमें पढ़ना है, वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है बेटा, वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसे हम कहेंगे स्टैटिन्स। स्टैटिन्स बेटा, जो स्टैटिन्स हैं इनका सोर्स की बात कर लेते हैं पहले हम। इनका सोर्स है एक ईस्ट जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस, जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक है, मोनास्कस परप्यूरियस। इसके अगर एप्लीकेशन वाले पार्ट की बात की जाए तो इसकी एप्लीकेशन ये है बेटा कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ये क्या है, ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है जी। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में मदद करता है। ये क्या करेगा, जो कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम्स हैं, ठीक है, उन एंजाइम्स के पाथवे को इनहिबिट कर देता है ताकि कोलेस्ट्रॉल ना बन पाए। और जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर उस कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन कम रहेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करेंगे, डिक्रीज रखते हैं। तो ये तो रही बात इनकी, ये भी एक ईस्ट मॉलिक्यूल होते हैं बेटा। और स्ट्रेप्टोकोकस जो था वो एक बैक्टीरिया था। स्ट्रेप्टोकोकस जो क्लॉट बस्टर के तौर पे यूज किया जा रहा था वो एक बैक्टीरिया था, मैंने लिख रखा है बैक्टीरिया है। तो ये रही बात आपके इन मॉलिक्यूल्स की एक एक की। अब आप एक काम करेंगे, जल्दी से